Bismillahirrahmanirrahim. System of linear equations. An equation of the form ax plus by is equal to k, where a is non-zero, b is non-zero, k is non-zero, is called a non-homogeneous linear equation in two variables x and y. इस तरह की जो इक्वेशन है a भी नॉन ज़ीरो, b भी नॉन-ज़ीरो, k भी नॉन-ज़ीरो, मतलब ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? मिसाल के तौर पर इस तरह की 3x + 4y इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास क्या है? नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी डिग्री 1 है। इन टू वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स हैं। तो ये आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है और ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, के भी एक नंबर है। ये नंबर्स हैं और मैंने एक जो है मिसाल के तौर पर एक जो है आपको बना के दिखा दी है। टू लीनियर इक्वेशंस इन दी सेम टू वेरिएबल्स सच एज a1x + b1y इज इक्वल टू a2x + b2y इज इक्वल टू k2 form a system of non-homogeneous linear equations in the two variables x and y if constant terms k1 and k2 are not both 0। तो जब एक से ज़्यादा इक्वेशन हो जाती है तो इसे हम कहते हैं ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब अगर कहते हैं कि अगर ये दोनों ज़ीरो ना हो, मिसाल के तौर पर 3x + 5y इज इक्वल टू 7, 2x + 15y इज इक्वल टू 0, दोनों ज़ीरो ना हो, कोई एक चाहे हो जाए लेकिन दोनों ज़ीरो ना हो, तो ये हमारे पास है सिस्टम। एक से ज़्यादा इक्वेशन हो जाए तो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये 2 वेरिएबल्स में नॉन होमोजेनियस। ठीक है जी। और अगर इस इक्वेशन में इसका नाम 1 कर लें, ax + by इज इक्वल टू 0। पहले ये इक्वेशन थी ना कि अगर आपके पास k 0 हो जाए तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ax + by इज इक्वल टू 0। मिसाल के तौर पर 3x + 4y इज इक्वल टू 0। जब k 0 हो जाता है तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है जी। अगर k नॉन ज़ीरो हो जाए तो ये नॉन होमोजीनियस, और अगर k 0 हो जाए तो आपके पास ये क्या हो जाती है? नॉन होमोजीनियस। ठीक है जी। मतलब ax + by इज इक्वल टू k। इफ़ k इज इक्वल टू 0 तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ax + by इज इक्वल टू 0, तो ये होमोजीनियस कहलाएगी। और अगर k जो है वो नॉन ज़ीरो हो जाए तो ये ax + by इज इक्वल टू k ही रहेगी और ये नॉन होमोजीनियस, यानी कि ये जो कांस्टेंट टर्म है अगर ये नॉन ज़ीरो हो जाए तब हम कहते हैं कि ये इक्वेशन जो है हमारे पास नॉन होमोजीनियस। इस तरह से ये सिस्टम जो है आपके पास है। a1x + b1y इज इक्वल टू k1, a2x + b2y इज इक्वल टू k2 इफ़ बोथ k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू 0। अगर दोनों k1 और k2 0 हो जाएं तो ये सिस्टम क्या बन जाएगा? a1x + b1y इज इक्वल टू 0, a2x + b2y इज इक्वल टू 0, और इसको हम कहेंगे होमोजीनियस
सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है जी। और अगर दोनों ज़ीरो ना हो, इफ़ बोथ K1 एंड K2 आर नॉट ज़ीरो, कोई एक हो जाए, कोई एक नॉन ज़ीरो हो जाए, तो ये सिस्टम आपके पास क्या कहलाता है? नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस तरह से आप वेरिएबल्स की तादाद भी बढ़ा सकती हैं। अगर मैं एक और वेरिएबल ऐड कर दूँ z, तो वो होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगी इन 3 वेरिएबल्स। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएंगी इन 3 वेरिएबल्स, उनका सिस्टम बन जाएगा। ठीक है जी। An equation of the form ax plus by plus cc is equal to k is called a non-homogeneous linear equation in 3 variables x, y, z if both a, b and c and k are non-zero. 3 linear equations in 3 variables x, y and z form a system of non-homogeneous linear equations in 3 variables x, y and z if constant terms k1, k2 and k3 are not all ज़ीरो। अगर ये सारे के सारे ज़ीरो ना हो तो फिर ये क्या बन जाएगा? सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। और अगर सारे के सारे के जो है आपके पास ज़ीरो हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स बन जाएगा। ठीक है जी। A system of linear equations is said to be consistent if system has a unique solution or it has infinitely many solution। अगर आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करें और x, y, z की वैल्यूज़ आ जाएं, यानी कि उनका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए। सोल्यूशन एग्जिस्ट करने से क्या मुराद है कि x, y और z की वैल्यूज़ आप निकाल सकें, तो तब हम कहते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट हो गया है। यानी कि जब भी ये लिखा होगा कहीं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, या यूनिक एक ही या इन्फिनेटली बहुत ज़्यादा सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ़ द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, ना ही एक और ना ही बहुत ज़्यादा, तब हम कहेंगे कि ऐसा जो है आपके पास सिस्टम जो है लीनियर इक्वेशंस वो इनकंसिस्टेंट है। ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन 3 वेरिएबल्स x1, x2 एंड x3। ईच इक्वेशन ऑफ द सिस्टम is always satisfied by x1 is equal to 0, x2 is equal to 0 and x3 is equal to 0। इसमें हम x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे ना, तो इस ये वाली साइड भी ज़ीरो हो जाएगी, दोनों साइड्स जो है वो बराबर हो जाएंगी और ज़ीरो हो जाएंगी। तो जो होमोजीनियस इक्वेशंस का सिस्टम होता है ये हमेशा कंसिस्टेंट होता है। होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस की बात नहीं हो रही, सिर्फ होमोजीनियस, ये हमेशा कंसिस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब आप x1, x2, x3 की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी, तो 0, 0 एक सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये जो 0, 0 सोल्यूशन होता है वो आपके पास ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाता है, इज़ कॉल्ड द ट्रिवियल सोल्यूशन। एनी अदर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसके अलावा इस सिस्टम का जो भी सोल्यूशन होगा वो नॉन ट्रिवियल कहलाएगा। यानी कि जो नॉन ज़ीरो सोल्यूशंस होते हैं वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस कहलाते हैं। ठीक है जी। तो जो होमोजीनियस है सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है, उसका 0, 0 सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। Now we will solve the system of non-homogeneous linear equations with the help of the following method।
यूजिंग मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए, यूजिंग एचेलॉन एंड रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, यूजिंग क्रैमर रूल। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड जो हैं वो हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। Number 1, using matrices. Number 2, using echelon and reduced echelon form. Number 3, Cramer's rule। तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्रैमर रूल से मुतल्लिक है, और जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए हल होना है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म को यूज़ करते हुए सॉल्व होना है। तो सबसे पहले क्रैमर रूल क्या है? इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, और फिर इसको यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इन 3 वेरिएबल्स a21 x1, a22 x2, a23 x3 is equal to b2, a31 x1 plus a32 x2, a33 x3 is equal to b3। ठीक है जी, ये सिस्टम है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, जो कि ए होगा हमारे पास a11 a12 a13 a31 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। ठीक है जी, ये जो आपके पास वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं, ये कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, इसको मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स कहते हैं। दूसरा जो है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स x1 x2 और x3, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, और तीसरा है आपके पास मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स b1 b2 और b3, b1 b2 b3। ये आपके पास क्या है? मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अब क्रैमर रूल क्या कहता है? कहता है कि x1 की जो वैल्यू है ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आपने डिटर्मिनेंट बनाना है, उसको डिवाइड करना है ए के डिटर्मिनेंट से, जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स है इसके डिटर्मिनेंट से। अब x1 बनाने का तरीका क्या है कि पहले कॉलम में आपने ये मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स वो लिखना है इसकी जगह पे, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसकी जगह पे। बाकी दो जो कॉलम्स हैं ये एज इट इज़ रहेंगे, a12 a13 a22 a23 a32 और a33। x1 के लिए जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स है वो कॉलम
1 की जगह पे लिखेंगे। और x2 के लिए आप कैसे x2 वेरिएबल कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, इसमें मैट्रिक्स ऑफ जो कांस्टेंट्स है इसको सेकंड कॉलम में 2 है ना, तो सेकंड प्लेस पे लिखेंगे b1 b2 b3 और बाकी 2 कॉलम्स जो हैं वो एज इट इज़। और x3 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपके पास मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स हैं, इसको तीसरी प्लेस पे लिखना है b1 b2 b3 a11 a21 a31 a12 a22 a32। तो ये x1 x2 x3 की वैल्यूज़ के ये फार्मूलाज हैं, ये क्रैमर रूल कहलाता है। आपने क्या करना है, ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स होता है, ये वेरिएबल्स होता है, ये मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स हैं। ये आपने 3 स्टेप्स करने हैं x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ निकालने के लिए। कैसे निकालने हैं, ठीक है, आपको बता दिया। x1 के लिए मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स को फर्स्ट प्लेस पे, x2 के लिए मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स को सेकंड प्लेस में रखना है। x3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स को थर्ड कॉलम की प्लेस पे रखना है और ये आपने कैलकुलेट करने हैं, तो आपके पास x1 x2 x3 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी। टू एक्स प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3। इक्वेशन ये है 3x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 1। 5x प्लस y माइनस 3z इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। सबसे पहले मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, टू और इसका कोफिशिएंट क्या है 1। 3 माइनस 2 माइनस 2 5 1 माइनस 3। इस फार्मूला में ए का डिटर्मिनेंट यूज़ हो रहा है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। अब तक आपको जो है वो कमांड हासिल हो गई होगी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट, तो मैं ज़रा डायरेक्ट करने लगी हूँ। एक स्टेप बस कर देती हूँ, बाकी इसकी कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट करनी है। ये रो और ये कॉलम छोड़ दें। -2 -2 1 -3 माइनस, अब ये -2, ये और ये फार्मूले का माइनस लगाया इसके साथ। ये रो और ये कॉलम छोड़ दें। 3 5 -2 -3 प्लस 1 3 -2 5 और 1। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है तो आंसर आ जाएगा आपके पास 27। अब आपने क्या करना है, x1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फार्मूला क्या था, जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स है 3 1 2, इसको इस मैट्रिक्स इस डिटर्मिनेंट में पहली प्लेस पे रखना है। 3 1 2 और बाकी 2 कॉलम जो हैं वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे। इसको एक्सपेंड करें। 3
-2 -2 1 -3 -2 1 -2 2 -3 +1 1 -2 2 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है 27। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। तो ये आपके पास बनेगा, चले मैं एक के लिए कर देती हूँ, बाकी के लिए रहने के 3 6 +2 -2 -3 +4 +1 1 और ये +4 ओवर 27। 6 और 2 8, ये आपके पास 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और ये आपके पास -2 और ये आपके पास 5 29 - 2 27 और 27 1 x1 की वैल्यू आ गई है। अब x2 के लिए हमने डिटर्मिनेंट लिखना है। ये मैट्रिक्स का कोफिशिएंट है 3 1 2, इसको सेकंड प्लेस पे रखना है और ये दोनों कॉलम जो हैं वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे। यहाँ पे सॉरी y है वेरिएबल, तो मैं y लिखूँगी। अगर जो है सिस्टम में x1 x2 x3 है तो x1 x2 होगा, और अगर x y z है तो ये फिर y की वैल्यू है। ठीक है जी, 2 3 5, फिर मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स और बाकी दोनों कॉलम एज इट इज़। ठीक है जी, रो 1 के साथ एक्सपेंड करते हैं 2 × 1 -2 2 -3 3 के साथ फार्मूले का माइनस लगेगा, ये 3 -2 5 -3 +1 3 1 5 2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 27। ऊपर वाले को जो है अपने खोलना है और सिंप्लीफाई करना है, तो देखेंगे आंसर आएगा 0 ओवर 27, जो कि 0 ही है। अब z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, जो आपके पास डिटर्मिनेंट है उसमें थर्ड प्लेस पर मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स लिखना है। जब सेकंड प्लेस पर लिखा था, इसको अब थर्ड प्लेस पर लिखना है और बाकी दो कॉलम्स जो हैं वो एज इट इज़ 2 -2 1 2 3 5, ये z की वैल्यू है ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक्सपेंड करें विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट रो, 2 × -2 1 1 2 इस 2 के साथ माइनस का फार्मूला, पहली एंट्री प्लस की होती है, दूसरी माइनस की, तीसरी प्लस की और ये माइनस। ठीक है जी, -2 जब डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है तब इनके साथ माइनस लगाना है। 3 1 5 2 3 -2 5 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 27। इस सब को आपने सॉल्व करना है तो आपके पास आंसर जो है वो आएगा 27 ओवर 27 विच इज़ 1। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है 1, y की वैल्यू क्या आ गई है 0 और z की वैल्यू क्या आ गई है 1। तो ये आपके पास इस सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का सलूशन आ गया है। ये जो x y और z की वैल्यू आती है ना, इसको हम कहते हैं ये इसका सलूशन है या, और सिस्टम जो है वो आपके पास कंसिस्टेंट है, ये इसका सलूशन है। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, so system is
कंसिस्टेंट, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया है, लिहाजा सिस्टम जो है आपके पास कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत आसान है। नेक्स्ट जो है अब हम क्वेश्चन नंबर 2 और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का सेकंड मेथड जो है वो पढ़ते हैं।